ये स्टोरी कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप की है जिसमें एक लड़की एक लड़का से झूठ बोलती है और उस झूठ का इम्पैक्ट उस लड़के के लाइफ में बहुत बड़ा होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, कहानी शुरू करने से पहले तुम लोगों को कहानी का कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 बेस्ट फ्रेंड के कैरेक्टर से। काउसी जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसका मेल फ्रेंड रियूता जो एक प्लेबॉय होता है। हालिका उसका गर्लफ्रेंड काओरी होती है। उसका दूसरा फ्रेंड सुबाकी होती है और उसका बॉयफ्रेंड का नाम साइतू होता है। लेकिन सुबाकी सावाब वो हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर ही अंदर पसंद करती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर वो काओरी मियाज़ोनो को पसंद करता है। सो नाउ लेट्स बिगिन टू आवर स्टोरी। कहानी का शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां हमारा कौसी अरीमा एक बड़ी ऑडियंस के सामने पियानो कंपटीशन में पियानो बजा रहा होता है। लेकिन ये फ्लैशबैक धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी वो सुमिया म्यूनिसिपल मिडिल स्कूल के म्यूजिक रूम में है। वो आराम से अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक एक बेसबॉल उसके सिर पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। ये बॉल उसकी क्लासमेट और बचपन की दोस्त सुबाकी सवाबे ने मारी थी, जो कि बेसबॉल क्लब की मेंबर है, और खेलते खेलते जोश में आकर बॉल इतनी जोर से मार दी। इस बॉल ने सिर्फ कौसी को घायल नहीं किया बल्कि म्यूजिक रूम की खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। कौसी शीशे के टुकड़े उठाकर सफाई करने लगता है, लेकिन सुबाकी उसे रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका दोस्त शीशे से अपने हाथ काट ले। इसी चक्कर में दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और तभी उनका कॉमन फ्रेंड रयूटा वतारी मौके का फायदा उठाकर उनकी फोटो खींच लेता है ताकि उन्हें कपल कह के छेड़ सके। छुट्टी होने के बाद उन तीनों एक साथ घर की तरफ जाने लग जाते हैं। रास्ते में उन लोग अपने बचपन की अच्छी यादों के बारे में बात करने लगता है। हंसते हुए घर की तरफ चलते हैं। तभी इस दौरान रियूता को किसी लड़की आ जाता है, जो देख के रियूता एक्साइटेड होते हुए वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सुबाकी कहती है, काउसी क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है? लेकिन कौसी को लगता है कि कोई भी उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे डांट देती है और कहती है कि खुद को इस तरह नीचे मत गिरा, क्योंकि वो पक्के तौर पर जानती है कि कोई ना कोई लड़की उससे जरूर प्यार करेगी। जब कौसी घर पहुंचता है तो उसका पूरा घर अंधेरे में होता है क्योंकि उसके पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हुए होते हैं और उसकी मम्मी की मौत हो चुकी होती है। लेकिन उसके लिए उसकी माँ हमेशा जिंदा रहेगी उसके दिल में। जब उसकी कहानी में थोड़ा और अंदर जाते हैं तो एक सीन आता है जब वो हजारों लोगों के सामने पियानो बजा रहा होता है और उस वक्त वो अपने आंसू रोक नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसे उसने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उसी पल से उसने पियानो बजाना बंद कर दिया क्योंकि वो उसे अपनी माँ की याद दिलाता था। अगले दिन क्लास में तो सुबाकी कौसी से बात करती है और उसे एक ग्रुप आउटिंग पर चलने को कहती है ताकि वो उसे एक लड़की से मिलवा सके जो क्लासिकल म्यूजिक बजाती है। ये बात कौसी की दिलचस्पी तो जगाती है, लेकिन वो कहता है कि उसे म्यूजिक से जुड़ी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं रखना, क्योंकि माँ को खोने के बाद न सिर्फ उसने पियानो बजाना छोड़ दिया बल्कि उसकी जिंदगी एकदम खाली हो गई है और उस खालीपन को भरने का उसके पास सिर्फ एक तरीका है, पियानो बजाना, वो भी खुशी के लिए नहीं, काम के तौर पर। फिर भी आखिर में कौसी अपनी दोस्त की बात मान लेता है और अगले दिन तय किए गए पॉइंट पर मिलने आ जाता है। वो सबसे पहले पहुंच जाता है और जब उसे अपने दोस्त नहीं दिखते तो वो थोड़ा आसपास टहलने निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ती है जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक बजा रही होती है। जो चीज सबसे ज्यादा खास होती है वो ये कि उस लड़की की म्यूजिक ने बच्चों को भी उसके साथ बजाने के लिए मोटिवेट कर दिया था और उनके बीच एक प्यारा सा म्यूजिकल सीन बन गया था जो कौसी की आंखों के सामने था। ये सब देखकर वो उस पल को कैद करना चाहता है, इसलिए वो एक फोटो लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने से लड़की का स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। वो जल्दी से स्कर्ट को पकड़ती है, लेकिन तभी उसका नजर काउजी की तरफ जाता है जो इस दौरान उसकी फोटो खींच रहा था। उसने सोचा कि वो उसकी पैंटी की फोटो खींच रहा है, इसलिए वो बिना हेजिटेट किए आरिमा को पीटने लग जाती है। तभी वहाँ पर तुसुबाकी और रयूता सीन पर आते हैं। तुसुबाकी उस सुनहरे बालों वाली लड़की के पास जाती है ताकि उसे अपने दोस्तों से मिलवा सके। लड़की आगे बढ़ती है और अपना नाम बताती है, काओरी मियाज़ोनो। सबसे पहले रयूता अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट तरीके से करता है कि काओरी तो बस उससे थोड़ी इम्प्रेस ही हो जाती है। जब कौसी की बारी आती है तो काओरी उससे थोड़े रूखे अंदाज में बात करती है। तुसुबाकी को लगता है कि काओरी को कौसी कभी पसंद नहीं आएगा और शायद वो रयूता को ही पसंद करने लगेगी क्योंकि वो उससे काफी अटैच लग रही थी। फिर काओरी बताती है कि उसे एक जगह परफॉर्म करना है जिसका नाम है टोवा हॉल। असल में वो एक वायलिनिस्ट है और जिस कंपटीशन में वो हिस्सा ले रही है वो अभी शुरू होने वाला है। पूरा ग्रुप सोचता है कि चलो उसके साथ चलते हैं, लेकिन कौसी मना कर देता है क्योंकि वो म्यूजिक से दूर ही रहना चाहता है। ये सुनते ही काओरी बिना हिचकिचाए कौसी का हाथ पकड़ लेती है और उसे टोवा हॉल के अंदर खींच ले जाती है। इस सिंपल से पल में ही कौसी के दिल में कुछ
मिसमैच होने लगता है। पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा फील करता है। जब ग्रुप हॉल के अंदर पहुंचता है तो काओरी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए अलग हो जाती है। बाकी सब ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं उसका शो देखने के लिए। इधर कौसी थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां उसने सालों पहले पियानो बजाया था। कुछ मिनट बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक काले बालों वाला लड़का परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और सब इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कौसी भी। लेकिन एक पॉइंट पे वो लड़का नर्वस हो जाता है और उसकी वायलिन का ट्यून पियानो से मिसमैच हो जाता है। इस छोटी सी गलती की वजह से जज उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और अगले पार्टिसिपेंट को बुला लेते हैं। तभी एंट्री होती है काओरी की और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। काओरी भी वही पीस बजाना शुरू करती है जो पिछले कंटेस्टेंट ने बजाया था, एकदम शांत तरीके से सारे नोट्स फॉलो करते हुए। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। काओरी अपने ही जोन में चली जाती है और खुद के नोट्स बजाने लगती है, जिससे वो अपने साथी पियानो प्लेयर से आउट ऑफ सिंक हो जाती है। ये देखकर जज गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो पीस के ओरिजिनल नोट्स फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन ऑडियंस को उसका ये नया अंदाज बहुत पसंद आता है, खासकर कौसी को, जो लड़की से थोड़ा इरिटेट तो होता है पर साथ ही ये भी मानता है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को अपने तरीके से रीइंटरप्रेट करना जानती है। ये देखकर उसे उससे थोड़ी सी अफेक्शन भी महसूस होने लगती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद काओरी थक जाती है लेकिन खुश होती है क्योंकि उसने बीथोवेन का क्रोइट्जर अपने तरीके से बजाया। और अच्छी बात ये थी कि पूरी ऑडियंस को वो बहुत पसंद आया। सब खड़े होकर ताली बजाते हैं, खासकर उसके दोस्त, जिससे वो और भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जजों को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आता और वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ब्रेक के दौरान काओरी पूरे कंपटीशन की चर्चा का टॉपिक बन जाती है। उसके दोस्त भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि कुछ लड़कियां उसे फूल भी देती हैं बधाई देने के लिए। इसी वक्त एक जज उसे बताता है कि 30 मिनट में बाकी जज फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन काओरी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीतने नहीं, लोगों को खुश करने आई थी, खासकर अपने दोस्तों को। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है और पूछती है कि उन्हें उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। रियोता कहता है कि बहुत जबरदस्त था। काओसी थोड़ा नर्वस हो जाता है और समझ नहीं पाता क्या बोले, लेकिन आखिर में कहता है कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि कुछ अनजान लोगों ने भी उसे फूल दिए। ये सुनकर काओरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में काओसी बास्केटबॉल खेलते वक्त चोट खा बैठता है और म्यूजिक रूम में जाकर छुप जाता है। रियोता वहां आता है उसकी हेल्प करने और थोड़ी बात करने। रियोता कहता है कि काओसी बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है और उसे लगता है कि ये सब उस लड़की की वजह से है जो उसे पसंद है, यानी काओरी। काओसी मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, काओरी कभी भी उससे इंटरेस्ट नहीं लेगी क्योंकि वो शायद रियोता में इंटरेस्टेड है। इस पर रियोता कहता है कि ये तो नॉर्मल बात है, काओरी उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है क्योंकि लगभग सारी लड़कियां उसके पीछे हैं। वो बहुत पॉपुलर है और सबको बराबर प्यार देता है। लेकिन यही पॉपुलैरिटी उसके लिए मुसीबत बन जाती है क्योंकि तभी त्सुबाकी वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने उसके क्लासमेट से फ्लर्ट किया था। क्लास के बाद कौसे वापस घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ताओ हॉल कंपटीशन में काओरी कितनी ज्यादा कमाल की लग रही थी। उसी वक्त रास्ते में उसे काओरी मिल जाती है और जब वो देखता है कि उसने उसी के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है। जैसे ही काओरी उसे देखती है वो उसे उसके निकनेम फ्रेंड ए से बुलाती है और पूछती है रियोता के बारे में क्योंकि वो उसके साथ बाहर जाने वाली होती है। इस पर कोसे उसे बताता है कि रियोता तो स्कूल में लेट तक रुकेगा तो वो नहीं आ पाएगा। ये सुनकर काओरी डिसाइड करती है कि अब कोसे ही रियोता की जगह चले उसके साथ। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं जहां वो लोग टेस्टी डेजर्ट्स खाते हैं, जिससे काओरी बहुत खुश हो जाती है और कोसे बस उसे देखता रहता है बड़े प्यार से, जैसे वो उसकी खुशी में ही खुश हो। फिर काओरी दो छोटी लड़कियों को पियानो बजाते हुए देखती है तो वो उनके पास जाती है और उनके साथ पियानो बजाने की कोशिश करती है क्योंकि वो लड़कियां पियानो ठीक से नहीं बजा पा रही थी। तो काओरी जबरदस्ती कोसेई को मदद के लिए बुला लेती है। फिर काओरी और वो दोनों लड़कियां मिलकर कैफे में एक छोटा सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने लगती हैं जिसमें वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला मशहूर गाना बजाते हैं जो कि मोजार्ट का है। हमारा बंदा कोसेई इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो पियानो का सोलो बजाने लगता है और इतना अच्छा बजाता है कि वहां मौजूद सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो एकदम से रुक जाता है और बिना किसी वजह के बजाना बंद कर देता है, जिससे ऑडियंस को अजीब सा लगने लगता है। काओरी को ये बात खटकती है तो कैफे से बाहर निकलने के बाद वो कोसेई से पूछती है कि उसने अचानक पियानो बजाना क्यों बंद कर दिया। कोसेई बताता है कि उसके बचपन का एक ट्रॉमा है, उसकी माँ उससे हमेशा परफेक्ट पियानो बजवाती थी और इसी वजह से वो उस म्यूजिक की आवाज ही भूल गया जो वो खुद बजाता है। शुरुआत में तो वो नोट्स की आवाज सुन सकता है, लेकिन जब वो जोश में आकर दिल से बजाने लगता है तो उसे पियानो की आवाज ही सुनाई देना बंद हो जाती है। ये कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बस म्यूजिक से जुड़ा हुआ ट्रॉमा है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब काओरी उसे जबरदस्ती अपना अकम्पनिस्ट बना देती है अगले राउंड के वायलिन कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि टाओ हॉल
हॉल में होने वाला है। अब कोसेई का तो कोई इरादा नहीं होता दोबारा प्रोफेशनली पियानो बजाने का, तो वो काओरी से बचने के लिए भाग जाता है ताकि वो उसे पकड़ न ले और जबरदस्ती ना बजवाए। अगले दिन काओरी त्सुबाकी को बताती है कि वो काओसी के साथ मिलकर परफॉर्म करना चाहती है, जो सुन के त्सुबाकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि काओसे काफी सालों के बाद पियानो को प्ले करने वाला था। अब वो दोनों मिलकर हर जगह पर म्यूजिक नोट्स को लगा देते हैं जहाँ पर काओसे जाता था, म्यूजिक रूम, क्लासरूम, उसका लॉकर में। बस में घर जाते वक्त काओरी और त्सुबाकी बातें कर रहे होते हैं जहाँ काओरी कहती है, त्सुबाकी तुम्हारी बिहेवियर को देखकर लगता है कि शायद तुम काओसे को पसंद करती हो। त्सुबाकी कहती है, जो भी हो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि काओसे फिर से पियानो बजाना स्टार्ट करे। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब काओसे कॉन्सर्ट हॉल में फ्रीज गया था तब मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। तब से काओसे ने पियानो को बजाना छोड़ दिया। अगले दिन काओरी स्कूल की छत पर जाती है जहाँ उसे काओसे ही मिलता है। बिना हिचकिचाए वो उससे बड़े ही अजीब तरीके से कह देती है कि वो उसका अकम्पेनिस्ट बने। काओसे ही मना कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने काओरी का साथ दिया तो उसकी पियानो पर खेलने की क्षमता इतनी खराब है कि इससे काओरी का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा जब से उसने अपनी माँ को खो दिया है, उसके पास खुद के लिए पियानो बजाने का कोई कारण नहीं बचा। उसकी माँ ही थी जो उसे पियानो सिखाती थी, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो उसे खेलने के लिए किसी का सहारा नहीं है, खासकर जब वो परफॉर्मेंस के दौरान डर जाता है। काओरी को समझ आ जाता है कि काओसेई क्यों मना कर रहा है, फिर भी वो उसे एक आखिरी बार कहती है कि वो उसका अकम्पेनिस्ट बने, लेकिन इस बार वो बहुत रोते हुए बताती है कि अगर कभी भी परफॉर्मेंस के दौरान काओसेई को कोई मुश्किल हो तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो ये भी कहती है कि अगर हम डिस्क्वालीफाई हो भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें स्टेज पर मजा करना है। काओरी की ये सुनकर काओसेई मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर परफॉर्मेंस में कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। काओरी को खुशी होती है कि उसने काओसेई को राजी कर लिया। फिर अचानक त्सुबाकी और ryuta आ जाते हैं और काओरी को समझाने लगते हैं कि वो काओसेई को अपना अकम्पेनिस्ट क्यों नहीं बना रही थी, बिना ये जाने कि काओसेई अब उसके साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो चुका है। जब त्सुबाकी और ryuta को आखिर पता चलता है कि काओरी ने काओसेई के साथ परफॉर्म करने के लिए हाँ कर दी है, तो वो बिना वक्त गंवाए उन्हें टोवा हॉल तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में लग जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने में बस 30 मिनट बचे होते हैं। सब लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर टोवा हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, काओसेई और काओरी अंदर चले जाते हैं, जबकि त्सुबाकी और ryuta थोड़ी देर बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, फिर बाद में अंदर जाते हैं। जैसे जैसे काओरी की परफॉर्मेंस का टाइम नजदीक आता है, हमारा बंदा काओसेई इतना नर्वस हो जाता है कि बस बार बार शीट म्यूजिक की इंट्रो को देखता रहता है। काओरी ये सब देख लेती है और उसे ऐसे देखना उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सीधा उसे एक पर जड़ देती है ताकि उसका ध्यान वापस आए। वो कहती है कि इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। उसे पता है कि काओसेई को शीट म्यूजिक जल्दी याद हो जाता है। जब उनका नंबर आता है, काओरी उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्टेज की तरफ ले जाती है। रास्ते में वो उसे याद दिलाती है कि म्यूजिक को एंजॉय करो, ज्यादा परफेक्शन के बारे में मत सोचो, क्योंकि आखिर में म्यूजिक भी एक आर्ट है और ना तो आर्टिस्ट परफेक्ट होते हैं ना ही उनकी बनाई चीजें। स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू होती है और सब कुछ ठीक चलता है। भले ही काओसेई थोड़ा ज्यादा सोच रहा होता है कि कहीं गलती ना हो जाए। परफॉर्मेंस अच्छे से चलती रहती है, दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक पल आता है जब काओसेई की नजर ऑडियंस की तरफ चली जाती है, जहां वो अपने मॉम को हेलुसिनेट करता है, जिससे वो फ्रीज हो जाता है। उसे अब पियानो की आवाज सुनाई देना बंद हो रहा है। इसी वजह से वो लड़का बहुत बेचैन हो जाता है, लेकिन उसकी ये बेचैनी उसके लिए खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो पियानो की कुंजियों को ऐसे दबाता है कि उससे काओरी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और फिर ऑडियंस उसकी बुराई करने लगती है। ये समझकर कि वो काओरी की मदद नहीं कर पा रहा, काओसेई तय करता है कि उसे बजाना बंद कर देना चाहिए ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को खराब ना करे। लेकिन उसे हैरानी होती है जब काओरी भी रुक जाती है, क्योंकि वो उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहती। काओरी पूरे हौसले के साथ काओसेई की तरफ देखती है, उसे इशारा देती है और फिर वापस वायलिन बजाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद काओसेई भी दोबारा बजाना शुरू करता है, लेकिन वो अब भी उसी बेचैनी से जूझ रहा है जो उसे पियानो की आवाज सुनने नहीं दे रही। अपने बीते हुए वक्त को याद करते हुए काओसेई को अपनी माँ की एक समझदारी भरी बात याद आती है कि अगर वो पियानो की कुंजियों को प्यार से छुएगा तो पियानो भी जवाब देगा, लेकिन अगर वो गुस्से या जोर से बजाएगा तो पियानो उसे ठुकरा देगा। ये याद आते ही वो एक पल के लिए सोचना बंद कर देता है और सिर्फ पियानो पर ध्यान देने लगता है। इसका ऑडियंस पर जबरदस्त असर होता है और सब चुपचाप उसकी सही सही नोट्स बजाते हुए परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि काओसेई इतना ज्यादा पियानो परफेक्ट बजाने में लग जाता है कि वो पूरी लाइमलाइट काओरी से छीन लेता है। जब काओरी को ये समझ आता है तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस में और जान डालने की कोशिश करती है। दोनों के बीच का ये टकराव ऑडियंस का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि भले ही दोनों मिलके अच्छे से बजा रहे होते हैं और ट्यून भी कर रहे होते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे दोनों में से कोई एक स्टार
स्टार बनना चाहता है। जब गाना एक साथ खत्म करते हैं तो लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बिना किसी वजह के वो अचानक स्टेज पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, जहां पर सुबाकी एंड रियुता दोनों मिलके काउसे को उसके सामने पीटने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही फ्रीज हो गया था। लेकिन काउसे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे और ज्यादा गिल्ट होता है क्योंकि उसकी वजह से काओरी टॉवल हॉल कंपटीशन से बाहर हो गई। ये गिल्ट इतना ज्यादा होता है कि वो काओरी के पास होने में भी अजीब महसूस करता है। उसे लगता है काओरी अब उससे नफरत करती है। जब रियुता उसे अगली दिन हॉस्पिटल वापस चलने के लिए कहता है तो भी काउसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है काओरी का बाहर होना उसी की गलती है। उसके बाद वो सीधा घर भाग जाता है और दिमाग में बार बार कंपटीशन की परफॉर्मेंस चलती रहती है। सब कुछ इतना अच्छा गया था कि ऑडियंस तक एंजॉय कर रही थी, लेकिन काओरी के अचानक गिरने का सीन उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है, ऐसा जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दूसरी तरफ सुबाकी और उसकी क्लासमेट काशिवागी एक फ्रेंडली बेसबॉल गेम के बाद साथ घर जा रही होती हैं। रास्ते में वो बचपन की बात कर रही होती हैं, तभी काउसे का नाम आता है। काशिवागी नोटिस करती है कि जैसे ही उसने काउसे का नाम लिया सुबाकी का चेहरा कुछ बदल गया। तो काशिवागी पूछती है कि क्या कुछ चल रहा है उनके बीच। सुबाकी झुंझला जाती है और साफ मना कर देती है कि उसे काउसे के लिए कोई लव वाला फीलिंग नहीं है। इसी वक्त एक लड़का आता है सीतो, जो बेसबॉल टीम का कैप्टन है और टीम की सारी लड़कियों का क्रश भी। सीतो कहता है कि उसे सुबाकी से अकेले में बात करनी है, तो सुबाकी अपने दोस्त को बाय बोलकर उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों अकेले चल रहे होते हैं और आपस में जिंदगी की बातें कर रहे होते हैं तो कुछ छोटी मोटी बातों के बाद सीतो सीधा अपनी बात पर आता है। वो त्सुबाकी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर त्सुबाकी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। हालांकि पहले उसे उससे कुछ फीलिंग्स थी, अब वो सिर्फ एक दोस्त की तरह महसूस करती है, इसलिए वो साफ साफ नहीं बता पाती कि असल में क्या सोचती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्कूल के बाद जब काउसे घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात काओरी से हो जाती है। उसे देखकर काओरी सीधा उसके पास आती है और कहती है कि जो गिफ्ट वो लेकर आया है वो उसे दे दे। उसे लगता है कि काउसे माफी मांगने आया है क्योंकि वो हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया था, लेकिन काओरी को निराशा होती है क्योंकि काउसे के पास कुछ भी नहीं होता। वो बिना किसी झिझक के उसे डांट देती है और रोने लगती है ताकि काउसे को गिल्ट फील हो और वो उस पर थोड़ा दया दिखाए। उसका ये ड्रामा इतना असरदार होता है कि काउसे मान जाता है और उसे एक गिफ्ट देने का वादा करता है कि वो काओरी जो भी कहेगी वो करेगा। अपना मकसद पूरा होते ही काओरी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और काउसे से एक ही चीज मांगती है कि वो एक पियानो कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन काउसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि वो गलती कर देगा और उसे खुद पर भरोसा नहीं कि वो कोई बहुत अच्छा पियानिस्ट है। इस पर काओरी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि अच्छा पियानिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस मस्ती करनी है स्टेज पर, ना परफेक्ट होने का प्रेशर, ना शीट म्यूजिक का टेंशन। थोड़ी देर बाद काओरी अचानक ब्रिज से नदी में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं। उसे ऐसा करते देखकर काउसे उसकी इस आजादी और बिंदासपन की बहुत तारीफ करता है। उसे लगता है कि काओरी किसी की परवाह नहीं करती, बस अपनी धुन में रहती है। म्यूजिक में भी वो ऐसी ही है और काउसे को लगता है कि उसके साथ रहते हुए वो खुद भी एक अच्छा म्यूजिशियन है। फिर काउसे भी ब्रिज से कूद जाता है और दोनों साथ में हंसते हैं इस अजीब लेकिन मजेदार पल पर। फिर एक दिन काओरी काउसे के घर आती है, ये ठानकर कि वो उसे कंपटीशन के लिए तैयार करेगी। वहाँ उसे एक पुराना पियानो मिलता है जिसे देखकर वो इतनी खुश हो जाती है कि खिड़की के पर्दे खोल देती है ताकि काउसे अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर सके। उसी वक्त काओरी को सड़क पार त्सुबाकी दिखती है और त्सुबाकी भी देखती है कि काओरी ने काउसे के कपड़े पहने हैं। वो ये देखकर और इतना गुस्सा हो जाती है कि अगले दिन वो सारा गुस्सा बेसबॉल की प्रैक्टिस में निकालती है। उधर काओरी जिद पर अड़ी रहती है कि काउसे को कंपटीशन में जाना है और उसे प्रैक्टिस के लिए एक म्यूजिक पीस देती है जिसे उसे पूरा दोपहर प्रैक्टिस करना होता है। लड़का मेहनत से प्रैक्टिस करता है, लेकिन काओरी को लगता है कि ये काफी नहीं है, इसलिए वो उसे हर मौके पर डांटती रहती है। लड़का इसे चुपचाप सहता है। ऐसा नहीं लगता कि उसे काओरी की सख्ती से कोई परेशानी है क्योंकि उसे पता है कि काओरी ये सब उसी की भलाई के लिए कर रही है। लेकिन त्सुबाकी को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि काओरी एक ऐसे लड़के को ज्यादा धकेल रही है जो पहले से ही पियानो से डरता है क्योंकि उसकी माँ से जुड़ा एक बुरा हादसा उसके साथ हुआ है। इस पर काओरी त्सुबाकी को समझाती है कि कोसेई को खुद को ज्यादा से ज्यादा झूमकर पियानो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके, कंपटीशन में उन्हें दोहराए नहीं, और साथ ही अपने सारे पुराने दर्द और बोझ को पीछे छोड़ सके ताकि वो फिर से आजादी से खुशी के साथ पियानो बजा सके। हालांकि काओरी ये सब कहती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगता है कि उसने कोसेई को इतना ज्यादा प्रेशर दिया। इसीलिए त्सुबाकी से अलविदा कहने के बाद वो कोसेई के पास
पास माफी मांगने जाती, इसीलिए नहीं कि उसने उसे जबरदस्ती पियानो बजाने को कहा, बल्कि इसलिए कि उसने कोसेई की फीलिंग्स को उस वक्त नहीं समझा जब वो हर बार अपनी माँ को याद करके टूट जाता है। मजे की बात यह है कि कोसेई उसे कहता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही काओरी ने उसे पुश किया कंपटीशन के लिए, आखिर में फैसला उसका खुद का था। असल में उसके दिल के अंदर अब भी वो चाहे कि वो फिर से वैसे ही पियानो बजाए जैसे वो अपनी माँ के जाने से पहले बजाया करता था। लेकिन ये सब काफी नहीं है, क्योंकि कौसी अब भी ठीक से पियानो नहीं बजा पा रहा, चाहे जितना भी वो शीट म्यूजिक फॉलो कर ले। इसलिए काओरी उसे सजेस्ट करती है कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, ब्रेक लेते हैं। वो दोनों स्कूल के मैदान में बेसबॉल चैंपियनशिप देखने जाते हैं, जहाँ त्सुबाकी खेलने वाली होती है। कौसी और काओरी को साथ देखकर त्सुबाकी को थोड़ी जलन सी होने लगती है और वो ज्यादा सोचने लगती है। इस चक्कर में वो 2 स्ट्राइक मार देती है और उसके पास सिर्फ एक मौका बचता है बॉल हिट करने का, वरना आउट हो जाती। पर किस्मत से वो आखिरी बॉल पर हिट कर देती है और सारे बेस रन करके स्कोर भी कर लेती है। समस्या ये होती है कि जब वो रनिंग कर रही होती है तो फिर से सोचने लगती है इस बार कौसी के बारे में। वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि उसे उससे प्यार हो गया है। जब वो आखिरी बेस के पास पहुंचने वाली होती है तब वो अपनी दोस्त की सलाह पर ध्यान देना छोड़ देती है और बस अपने दिल की सुनती है, जो कि एकदम गलत टाइम पर होता है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही वो फाइनल बेस तक पहुंचती है, सामने वाली टीम उसे आउट कर देती है और उसकी टीम हार जाती है। ऊपर से उसके पैर में भी चोट लग जाती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद शाम के टाइम त्सुबाकी और उसकी फ्रेंड दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड अचानक से दूसरे रास्ते से घर जाने लगती है, क्योंकि कौसी वहां पर मौजूद था। त्सुबाकी का लेग गेम के कारण इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो अपनी घायल लेग को छुपा रही थी। कौसी जाकर उसी घायल लेग पर टच करता है। उसके बाद त्सुबाकी को अपने पीठ पर उठा के उन लोग घर की तरफ जाने लग जाते। रास्ते में वो लड़का उससे कहता है कि वो उस पर हमेशा भरोसा कर सकती है, क्योंकि भले ही उसे खुद पे शक हो, वो उसके लिए हमेशा रहेगा, अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी। ये सुनकर त्सुबाकी रो पड़ती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लड़के की बातों से बहुत इमोशनल हो गई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे लगा है कि उसकी वजह से उनकी टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई। फिर भी उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि काउसी के साथ उसे वो सुकून मिलता है जो बस सही इंसान के साथ ही महसूस होता है। अब चैंपियनशिप्स आगे बढ़ रही हैं और अब बारी है सॉकर चैंपियनशिप की, जिसमें कैप्टन रयुता हिस्सा ले रहा है। हाल ही में लड़के ने बॉल को विरोधी टीम के गोल की तरफ मारा, लेकिन बदकिस्मती से गोल नहीं कर पाया। इसकी वजह से उसकी टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई। भले ही रयुता बाहर से खुश दिखा, जैसे कि हार मान ली हो, लेकिन अंदर से वो रो रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसी की वजह से टीम हारी। उसने खुद से वादा किया कि अगली चैंपियनशिप में और ज्यादा मेहनत करेगा। दूसरी तरफ कौसी पियानो कंपटीशन की शीट म्यूजिक की प्रैक्टिस में इतना डूबा हुआ था कि आसपास का सब कुछ भूल गया। इसी वजह से पी क्लास में वो गिर गया और बेहोश हो गया। फिर उसे मेडिकल रूम ले जाया गया। जब काओरी को ये पता चला तो वो फटाफट उसे देखने पहुंची, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब देखा कि लड़का तो एकदम ठीक है। दरअसल वो तो बस पी क्लास में ध्यान भटकने की वजह से गिरा था। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और उन्हें एक काला बिल्ली दिखाई देती है। काउसी को अचानक खराब महसूस होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। काओरी उसे पास की एक बेंच तक ले जाती है। जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, लड़के को लगा है कि अब उसे काओरी को बताना चाहिए कि काले बिल्ली को देखकर उसे क्यों बुरा महसूस हुआ। काउसी बताता है कि बचपन में उसे एक काला बिल्ली बहुत पसंद था, जो ठीक उसी बिल्ली की तरह दिखता था जो अभी उसने देखी थी। वो बिल्ली उसकी पालतू थी और वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन एक दिन उस बिल्ली ने उसकी हाथों को गलती से चोट पहुंचा दी। फिर उसकी माँ को उसे उससे अलग करना पड़ा, क्योंकि उसके हाथों की देखभाल जरूरी थी ताकि वो पियानो सही से बजा सके। यह सुनकर काओरी को दुख होता है कि उसने काउसी को यह कड़वी याद दिला दी। हालांकि वो काउसी से कहती है कि उसकी माँ ने सही किया, क्योंकि पियानिस्ट के लिए हाथ सब कुछ होते हैं। फिर काओरी उसकी हाथों को छूकर कहती है कि जब भी उसके हाथ घायल होंगे वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करना एक अच्छे दोस्त का काम होता है। अगले दिन काउसी प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचता है और अंदर जाते ही उसे 2 पुराने परिचित मिलते हैं। वो है ताकेशी एज़ा और इमाई एगावा, 2 पियानिस्ट जो काउसी के पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। अब वो दोनों वापस आकर काउसी को हराने का फैसला करते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो उसकी बेहतरीन पियानो स्किल्स से जलते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि काउसी उन्हें पहचानता नहीं, क्योंकि उसका इन दोनों से कभी संपर्क नहीं हुआ था। ये ताकेशी और इमाई का गुस्सा और भी बढ़ा देता है, क्योंकि वे ये नहीं सहन कर पाते कि काउसी, जो उनका सबसे अच्छा दोस्त और पियानो वादक है, उन्हें नहीं जानता, जबकि वे उसे जानते हैं और उसे नफरत करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और एक एक करके सभी प्रतियोगी खुद को पेश करते हैं। जब ताकेशी की बारी आती है तो वह बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। खासकर पिछले साल जब
उसने एक बड़ा प्रतियोगिता जीता था और उसे विदेश जाने का मौका मिला था। हालांकि वो बहुत घबराया हुआ और डर में था, उसने खुद को संभाला और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हुआ, न कि सिर्फ जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि भले ही उसने एक बड़ा मुकाबला जीता और जर्मनी जाने का मौका पाया, असल में उसे जो सबसे ज्यादा चाहिए था वह था काउजी को एक बार हराना। यह साबित करने के लिए कि वह काउजी से उतना ही अच्छा पियानो वादक है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि काउजी ने हर पियानो प्रतियोगिता में उसे बचपन से ही हराया है। तकेशी की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया, जजों से लेकर दर्शकों तक, यहाँ तक कि काउजी के दोस्तों को भी। ताकेशी के हाथ पियानो की कीज पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं और उसकी आवाज बाकी प्रतियोगियों से अलग बहुत ही सुंदर होती है। इस वजह से उसे सब परफेक्ट पियानो वादक मानते हैं और जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सब उसे जोरदार तालियां बजाकर सराहते हैं और उसके फैंस बहुत खुश होते हैं। हालांकि ताकेशी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, वह अंदर से बहुत घबराया हुआ और डर में था। ये हम उसके ब्रेक के दौरान देख सकते हैं जब उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उस वक्त वह अपने प्रतिद्वंद्वी काउजी से मिलता है। उसे देखकर ताकेशी पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचा और काउजी जवाब देता है कि वह शानदार थी। ये सुनकर ताकेशी को बहुत हैरानी होती है, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी से ऐसी तारीफ सुनकर बहुत खुश भी होता है। बाद में आखिरी प्रतियोगी की बारी आती है, इमाई की, जो एक लाल ड्रेस पहनकर स्टेज की तरफ बढ़ती है। इस दौरान उसे अपना पुराना समय याद आता है, क्योंकि पियानिस्ट बनने का सपना उसे काउसी की वजह से हुआ था। हालांकि वो चाहती है कि कम से कम किसी मुकाबले में काउसी को एक बार हरा सके, लेकिन वो उसे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करती कि वह पियानो अच्छा बजाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने अपनी मॉम की हार्श पनिशमेंट सहा है ताकि वो एक बेहतरीन पियानिस्ट बने जिसमें कोई कमी ना हो। जब इमाई स्टेज पर जाती है तो वह बैठती है और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने की तैयारी करती है। वो बहुत हल्के हाथ से और धीमे सुरमे की बोर्ड बजाना शुरू करती है ताकि दर्शकों को रोमांचित कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वो तेज और जोर से बजाने लगती है, जो कि सभी को, काउसी को भी चुप करा देता है। जैसे जैसे इमाई परफॉर्म कर रही होती है, काउसी नोटिस करता है कि वो दिल से बजा रही है। चीज ये है कि उसकी भावनाएं ठीक नहीं है, क्योंकि काउसी और काओरी दोनों ही ये महसूस करते हैं कि इमाई की भावनाएं गुस्से और उदासी से भरी हुई हैं। यही भावनाएं इमाई को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो कि तकेशी से भी बेहतर होता है। जब उसका प्रदर्शन खत्म होता है तो सभी दर्शक उसे तालियां बजाकर सराहते हैं, लेकिन काओरी इसे देखकर चुप रहती है और सोचती है कि इमाई के अंदर गुस्सा और उदासी क्यों थी जब उसने परफॉर्म किया था। अब अगर इमाई के पिछले समय पर ध्यान दे तो पता चलता है कि जब उसने पहली बार काउसी को पियानो बजाते हुए देखा था तो उसे महसूस हुआ था कि जब वो बड़ी होगी तो पियानिस्ट बनेगी। तभी से उसने खुद से ये वादा किया था कि वह पियानिस्ट बनेगी, चाहे जो हो। इसके बाद उसने अपनी सारी खिलौने, शौक और दूसरी चीजें छोड़ दी थी, बस पियानो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। उसकी माँ भी उसकी मदद करती हैं और उसे पियानो के एक प्रसिद्ध शिक्षक यूरिको आकिया के पास भेजती हैं। हालांकि शुरुआत में इमाई पियानो बहुत बुरा बजाती थी, जैसे कि कोई भी पियानिस्ट, लेकिन जब से उसने काउसी को मात देने या कम से कम बराबरी करने का लक्ष्य रखा, उसने पूरी मेहनत से पियानो सीखने की शुरुआत की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसने उसे इस वक्त तक पहुंचा दिया जहां उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपना परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस के बाद इमाई थोड़ी नाराज हो जाती है। जब वो काउसी से मिलती है तो वह उसे कसकर पकड़कर कुछ कड़वे शब्द कहने वाली होती है, लेकिन वह बहुत थकी हुई होती है और महसूस करती है कि उसका परफॉर्मेंस खुद ही सब कुछ कह चुका है, तो उसे काउसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं महसूस होती। वो बस वहाँ से चली जाती है। कुछ ही मिनटों में ये घोषणा होती है कि अब काउसी की बारी है, जिससे वो बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह तकेशी और इमाई के मुकाबले बहुत पीछे है, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस असुरक्षा के बावजूद काउसी तय करता है कि चाहे जैसा भी हो वो स्टेज पर जाएगा और अपना प्रदर्शन देगा। स्टेज पर बैठने से पहले वह दर्शकों की ओर देखता है और एक ऐसी चीज देखता है जो उसे उसके पुराने समय की याद दिलाती है। काउसी एक युवा त्सुबाकी को एक स्टफ्ड बिल्ली पकड़े हुए देखता है और यह दृश्य उसे उस दिन की याद दिलाता है जब त्सुबाकी उसके पास खेलने आई थी। उस दिन वो बाहर नहीं जा पाया क्योंकि उसकी मम्मी के साथ उसकी पियानो की क्लास थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि छोटी त्सुबाकी की बाजू पर बहुत सारे नीले निशान थे। काउसी को ये देखकर बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसकी मम्मी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वो डर गया। उसे वो दिन याद आता है और साथ ही ये भी याद आता है कि उसने पियानो में जो भी मेहनत की थी वो बस अपनी मम्मी को अच्छा महसूस करवाने के लिए की थी। उसके लिए, उसकी मम्मी के लिए उसकी जीत ही सबसे अच्छी दवा थी। इसी बात की वजह से काउसी ने खुद से वादा किया था कि वो हर पियानो कंपटीशन में पहला ही आएगा। अब वर्तमान में काउसी अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वो एकदम सही तरीके से कीज बजा रहा होता है और ऑडियंस भी बड़े ध्यान से उसे सुन रही होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उसे अचानक वो वादा याद आ जाता है जो उसने अपनी मम्मी से बचपन में किया था। उसी वादे की वजह से वो हमेशा म्यूजिक शीट को पूरी तरह फॉलो करता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मम्मी बहुत नाराज होंगी। इतना
इतना कि उसे सजा देने से भी नहीं हिचकिचाएंगी ताकि वो एक अच्छा पियानो प्लेयर बन सके। उसी पल में कौसी ने म्यूजिक शीट अपनी मम्मी के मुंह पर फेंक दी और दिल से कहा कि वो चाहता है कि उसकी मम्मी जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाएं। जब ये सच में हो गया तो कौसी को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसके दिमाग में बस अगला कंपटीशन घूम रहा था। बचपन में एक बार जब वो एक कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा था तो उसने दुख जरूर दिखाया था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि शायद उसकी परफॉर्मेंस का बिगड़ जाना उसकी मरी हुई मम्मी की तरफ से सज्जा है। ये सब अभी उसके साथ हो रहा है क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा होता है उसे पियानो की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इस वजह से वो बेसुरा बजाने लगा है जो ऑडियंस भी नोटिस करती है। केल्सी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उसे अब भी पियानो की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही होती। सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। इसके बावजूद वो बजाता रहता है और फिर उसकी माँ की परछाई उसके सामने आती है। वो बताती है कि अभी जो भी वो महसूस कर रहा है वो सब उसकी एंग्जाइटी, डर और ट्रॉमा है। पियानो बजाना असल में उसकी माँ की तरफ से एक सजा है क्योंकि उसने उसका सपना पूरा नहीं किया। वो चाहती थी कि वो एक पियानिस्ट बने। अपनी माँ की इस मौजूदगी से केल्सी और गड़बड़ा जाता है। वो गलत तरीके से बजाता रहता है और आखिरकार हार मान लेता है। उसे लगता है कि वो कभी उस ट्रॉमा से उबर ही नहीं पाएगा जो उसकी माँ ने उसके अंदर छोड़ दिया है, इसलिए वो पियानो बजाना बंद कर देता है। इसके चलते उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और अब उसे लगता है बजाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर वो स्टेज की लाइट की तरफ देखता है और उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, कोरी। उसे याद आता है जब कोरी भी उसी वजह से टावर हॉल की वायलिन कंपटीशन से बाहर हो गई थी। वो सोचता है कि जब उसे पता था कि वो हार चुकी है फिर भी उसने बजाना क्यों जारी रखा, और तब उसे समझ आता है कि आज वो इस स्टेज पर लोगों के सामने सिर्फ उसी की वजह से है। फिर केल्सी दोबारा पियानो बजाने लगा है। अब उसे समझ आ गया है कि वो पियानो क्यों बजाना चाहता है, सिर्फ कोरी के लिए, क्योंकि कोरी उसे शांति, खुशी, आजादी और सबसे बड़ी बात एक सच्ची दोस्ती देती है। जैसे जैसे वो बजाता है लोग उसकी म्यूजिक में बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। अब उसका बजाना और भी ज्यादा इमोशनल और गहराई वाला लगता है। कोरी को उसी वक्त वही सूरजमुखी याद आते हैं जो उसने पहली बार केल्सी की परफॉर्मेंस में देखे थे जब वो बच्चा था। दूसरी तरफ कोरी को लगता है कि केल्सी फिर से पहले जैसा बजा रहा है। उधर केल्सी अब भी कोरी के बारे में सोचता रहता है, उनकी बातचीत याद करता है और उम्मीद करता है कि उसकी ये परफॉर्मेंस कोरी के दिल तक पहुंच पाए। इस टुकड़े के खत्म होने से पहले ही सब कुछ जादुई सा हो जाता है क्योंकि केल्सी के चारों तरफ एक बड़ा फूलों से भरा पेड़ उग आता है जो उसके नए जीवन की शुरुआत को दिखाता है। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ऑडियंस कंफ्यूज रहती है, समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे उस लड़के की परफॉर्मेंस पर। लेकिन केल्सी को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बस एक इंसान की रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है, कोरी की। और उसकी किस्मत से कोरी सच में बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ने उसके दिल को छू लिया होता है। इसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है और केल्सी कमरे से बाहर निकल जाता है। मुख्य हॉल में उसे एक पुरानी जान पहचान वाली औरत मिलती है, हिरोको सेतो, जो उसकी माँ की पुरानी दोस्त थी। हिरोको केल्सी को गले लगाती है जो उसके दोस्तों का ध्यान खींचता है। किसी को नहीं पता ये औरत कौन है, लेकिन कोरी उसे पहचान लेती है क्योंकि हिरोको एक बहुत फेमस पियानिस्ट है। कोरी के लिए भी एक अलग सी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो सोचती है कि केल्सी कितना बड़ा हो गया है पिछले 2 सालों में। जाने से पहले हिरोको केल्सी से पूछती है कि क्या वो रिजल्ट्स देखने जाएगा, जिस पर वो बोलता है कि जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया होगा क्योंकि उसने परफॉर्मेंस के बीच में रुकावट डाली थी। फिर भी हिरोको उसे जाने के लिए कहती है और अलविदा कहने के बाद केल्सी रिजल्ट्स देखने चला जाता है। उसे हैरानी नहीं होती जब उसका नाम लिस्ट में नहीं होता, लेकिन टाकेशी को जरूर होती है। टाकेशी पहले नंबर पर आता है, फिर भी वो केल्सी को रोककर पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अजीब क्यों थी। केल्सी जवाब देता है कि उसने पूरी मेहनत की थी और बहुत प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस खराब हुई तो शायद इसलिए क्योंकि अब वो एक ऐसा लड़का है जिसके पास इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो उसके पियानो बजाने को भी असर करती हैं। पर उसकी परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी बात ये थी कि अब उसे एक सही वजह मिल गई है पियानो बजाते रहने की, और वो है कोरी। ये बात वो टाकेशी को सीधे नहीं बताता पर उसके लिए साफ होता है। इतना कहकर केल्सी वहां से चला जाता है और टाकेशी कुछ बोल नहीं पाता। एमी को लगता है कि अब वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। अब वो अपने माँ की बात मानकर सबसे अच्छा बनने के लिए नहीं बजाता बल्कि मस्ती के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए बजाता है। अगले दिन हिरोको और उसकी छोटी बेटी केल्सी के घर आती हैं। जब वो उसके कमरे में जाती हैं और उसे बेहोश पड़ा देखती हैं तो डर जाती हैं, लेकिन तभी केल्सी अचानक उठ जाता है जिससे वो दोनों चौंक जाती हैं। दरअसल केल्सी पूरी रात पियानो प्रैक्टिस करता रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे वो बचपन में करता था। हिरोको को ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो पिछली रात के परफॉर्मेंस के बाद दोबारा पियानो नहीं बजाएगा। केल्सी कहता है कि वो गलत भी नहीं है, उसे भी नहीं लगा था कि वो फिर से पियानो बजाएगा, लेकिन किसी ने उसका मन
मन बदल दिया। बाद में स्कूल की छत पर केल्सी सोच रहा होता है कि छुट्टियों में क्या करेगा। तभी कोरी आकर उसकी सोच तोड़ देती है और कहती है कि अब तो पियानो की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि दोनों को मिलकर ताओ हॉल में गाला कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का मौका मिला है। इसके बाद दोनों बैठकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा गाना बजाना है। कोरी कहती है कि लव सोरो बाय क्राइसलर बजाते हैं। केल्सी को वो गाना कुछ खास नहीं लगा, बल्कि बोरिंग लगा है, इसलिए वो कोरी से कहता है कि कोई और गाना चुन ले, लेकिन कोरी मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये गाना सबसे अलग दिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर केल्सी भी ज्यादा जिद नहीं करता क्योंकि उसे कोरी पर पूरा भरोसा है। उसे पता है कि कोरी अपने अंदाज में किसी भी गाने को खास बना देती है। शाम को जब दोनों घर लौटते हैं तो कोरी नोटिस करती है कि केल्सी थोड़ा लो लग रहा है, तो वो उसे खुश करने के लिए उसे जुगनू दिखाती है और कहती है कि जिंदगी चलती रहती है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर किसी इंसान की रोशनी इतनी तेज हो कि वो दूसरों को रोशन कर दे तो वो इंसान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इसके बाद कोरी उससे पूछती है कि जब वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया था तब भी वो पियानो बजाने के लिए कैसे तैयार हो गया, ऐसा क्या हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो सीधे बोलता है कि उसकी म्यूजिक में आगे बढ़ने की असली वजह सिर्फ वही कोरी है। वो एक ऐसा म्यूजिशियन बनना चाहता है जो पूरी आजादी से अपनी धुनें बजा सके जैसे वो करती है, और उसे उम्मीद है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी उस सफर में। कोरी को ये सुनकर खुशी तो होती है, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उदासी भी होती है क्योंकि उसे पता है कि इंसान हमेशा नहीं रहता, चाहे उनकी म्यूजिक लोगों के दिलों में जिंदा रहे। अगले दिन काउसी ताओ हॉल में होने वाले कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस शुरू करता है। केल्सी ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा और सही नहीं बजा पा रहा। तब कोरी उसे एक छोटा सा लेसन देती है और पूछती है कि क्या हुआ। केल्सी बताता है कि जो गाना उसने चुना है लव सोरो, वो उसे उसकी माँ की याद दिलाता है, अच्छी भी और बुरी भी। इसलिए वो उदास हो जाता है और अपने कमरे में बंद होकर पियानो पर अपने सारे दर्द को निकालने की कोशिश करता है। हिरोको उसे रोकती है और जब वो उसकी ये हालत देखती है तो उसे एक फेस्टिवल ले जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा बदले। वहाँ हिरोको उसे बताती है कि उसकी माँ हमेशा उससे प्यार करती थी, भले ही केल्सी ने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उसे अच्छा ट्रीट नहीं किया। वो ये भी कहती है कि अगर वो ये सोचकर परेशान है कि उसे पियानो बजाना बंद कर देना चाहिए या नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बजाते रहो बिना ज्यादा सोच विचार किए, क्योंकि डर और चिंता इंसान को रोक देती है। लेकिन अगर कोई अपने डर और चिंता का सामना करता है तो वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और अपने पुराने जख्मों को भी ठीक कर सकता है। एक दिन केल्सी और कोरी पूरे दिन स्कूल के म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करने के बाद घर लौटते हैं। रास्ते में वो आसमान की तरफ देखते हैं और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाने लगते हैं। जब वो कोरी के घर पहुंचते हैं तो केल्सी जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी कोरी के पापा उसे रोक लेते हैं और थोड़ा डांटते हैं कि अपनी बेटी को इतनी देर से घर क्यों लाया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये केल्सी है, वही पियानिस्ट जो पूरी म्यूजिक वर्ल्ड में फेमस है, तो उनका बर्ताव एकदम बदल जाता है। फिर वो केल्सी से अच्छे से बात करते हैं और अपनी दुकान के बने केक भी ऑफर करते हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, कॉन्सर्ट का दिन। लेकिन केल्सी की तो मुसीबत ही आ गई। कोरी कहीं दिख ही नहीं रही थी और रयुता ने उसे फोन किया तो उसने उठाया ही नहीं क्योंकि उसका फोन उसके पापा की दुकान पर छूट गया था। अब इस वजह से केल्सी और हिरोको ने सोचा कि चलो टोहा हॉल के अंदर जाकर आयोजकों से थोड़ी देर की मोहलत मांग लेते हैं ताकि कोरी के आने तक थोड़ा इंतजार हो सके। एक ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मीक से पूछना पड़ेगा, जो कॉन्सर्ट का आखिरी परफॉर्मर है। अब मीक ने पिछले साल कोई बड़ा कंपटीशन जीता था, तो इस साल उसे कॉन्सर्ट को क्लोज करने का मौका मिला था। हिरोको ने प्यार से उस लड़के से कहा कि क्या वो अपना स्लॉट दे सकता है ताकि कोरी और केल्सी परफॉर्म कर पाए, लेकिन मीक ने मना कर दिया क्योंकि वो कॉन्सर्ट का स्टार बनना चाहता था और किसी और को शो क्लोज करने नहीं देना चाहता था। हिरोको ने ये समझा और पीछे हट गई, लेकिन केल्सी ने जाते जाते उससे माफी मांगी कि हिरोको को ऐसा बोलना पड़ा, और फिर बोला कि मीक चाहे माने या ना माने, कॉन्सर्ट के स्टार तो वही और कोरी होंगे। अब जब कॉन्सर्ट में कौसी की बारी आई तो सिर्फ केल्सी ही स्टेज पर गया। कोरी तो अभी तक आई ही नहीं थी, जिससे उसके दोस्त भी परेशान हो गए। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि केल्सी को याद आता है जब उसने हिरोको को पियानो बजाते सुना था, क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। फिर उसने केल्सी को लाइफ के बारे में बताया और केल्सी ने मजाक में उसी ट्यून को थोड़ा मजेदार और हल्का फुल्का बना के बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर हिरोको खुश हो गई और उसने केल्सी की मम्मी से कहा कि तुम्हारा बेटा तो जीनियस है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा पियानो में। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। कौसी की परफॉर्मेंस बिना कोरी के शुरू हो जाती है। पहले तो केल्सी गुस्से में था मीक की बातों से, तो वो पियानो की चाबियां जरा जोर से और गड़बड़ तरीके से बजाने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सुकून सा महसूस होने लगा जब उसे याद आया कि उसकी माँ उसके लिए लव सोरो बजाया करती थी। ये यादें उसे ये एहसास कराती हैं कि वो लड़की वैसी बुरी नहीं थी जैसा उसने पहले सोचा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि वो लड़का आने वाले वक्त के लिए और मजबूत बन सके, ताकि वो जिंदगी की तकलीफों और दुखों को झेल सके। उसने ऐसा इसलिए किया
किया क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, और हाँ, उसने उसे मुश्किल वक्तों से गुजारा ताकि वो बड़ा होकर स्ट्रांग बने, लेकिन वो उसके साथ कुछ अच्छे पल भी बिताना चाहती थी। ये सारी यादें केल्सी की परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल देती हैं और ऑडियंस भी बहुत इमोशनल हो जाती है। जैसे हर कोई उसके संगीत को अपने दिल से महसूस करने लगता है और सबके दिल में एक शांति सी भर जाती है। जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो कौसी उठकर स्टेज के सामने खड़ा हो जाता है, ऑडियंस की तालियों का इंतजार करते हुए। लोग तालियां तो बजाते हैं, लेकिन लड़का कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी मर चुकी माँ की तालियों की आवाज सुननी थी। स्टेज से उतरने के बाद केल्सी हॉलवे में गिर जाता है, उस गहरे गम के बोझ से जो अपनी माँ के ना होने की वजह से उसके दिल में था। लेकिन किस्मत से हिरोको और उसकी छोटी बेटी उस वक्त उसके साथ थी। हिरोको ने उसे गले लगाया और प्यार से कहा कि उसकी माँ जहाँ कहीं भी होगी उसने उसकी शानदार परफॉर्मेंस जरूर सुनी होगी। ये बात सुनकर केल्सी का दिल का दर्द बाहर आ जाता है और वो हिरोको की बाहों में फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद उसे पहली बार सुकून सा महसूस होता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा गुस्सा और मलाल था कि कौरी उसे ऐसे दिन अकेला छोड़कर चली गई। मजे की बात ये है कि गुस्सा सही था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कौरी उस दिन कंसर्ट में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये बात उसे अगले दिन त्सुबाकी से पता चलती है। फिर केल्सी, त्सुबाकी और रयुता कौरी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। कौरी बताती है कि वो कंसर्ट में इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो फर्श पर फिसल गई थी और सिर इतनी जोर से लग गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब वो ठीक है और सबसे ज्यादा इसलिए खुश है क्योंकि उसके अच्छे दोस्त उससे मिलने आए और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जिनमें सबसे खास रयुता की दी हुई ढेर सारी किताबें थीं। ये देखकर कौरी खुश भी होती है। किसी और दिन जब हॉस्पिटल में वो थी, कौसी उससे मिलने आता है, जबकि शहर में उस दिन बड़ा फेस्टिवल चल रहा था और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे थे। कौरी नोटिस करती है कि वो कुछ परेशान सा लग रहा है, तो वो मजाक में कहती है कि वो तो टोवा हॉल के कंसर्ट में सबसे बेकार था क्योंकि वही था जिसने अपने साथी वायलिन प्लेयर के बिना परफॉर्म किया, और वो साथी थी खुद कौरी जो उस दिन बीमार थी। वो उसे चिढ़ाती है कि उसने अकेले इसलिए परफॉर्म किया ताकि वो कंसर्ट का स्टार बन सके। इसके जवाब में केल्सी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने 2 वजहों से परफॉर्म किया, अपनी माँ और उसके लिए उसने दिल से बजाया ताकि अपनी माँ के साथ जो दर्द था उससे उबर सके और अपने मन में उससे सुलह कर सके, और उसने इसलिए भी बजाया क्योंकि मीक जो एक प्रोडिजी बच्चा है ने कौरी के बारे में बुरा बोला था। ये बात केल्सी को चुभ गई और उसने गुस्से और ताव में परफॉर्म किया ताकि दिखा सके कि कौरी एक सच्ची म्यूजिशियन है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब त्सुबाकी छोटी थी तो वो केल्सी के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता था क्योंकि उसे पियानो की प्रैक्टिस करनी होती थी। ये देखकर त्सुबाकी बहुत दुखी हो जाती है और उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। धीरे धीरे उसे म्यूजिक से नफरत होने लगती है क्योंकि म्यूजिक ही केल्सी को उससे दूर कर रहा था। अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसके मन में केल्सी के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो सैतो को डेट कर रही है। इसलिए उसकी दोस्त काशिवागी रयुटा से कहती है कि वो त्सुबाकी से बात करे और समझाए कि वो गलती कर रही है क्योंकि सैतो से वो प्यार नहीं करती। लेकिन रयुटा मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके बस की बात नहीं है और ये त्सुबाकी को खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसके असली जज्बात क्या हैं। शाम को जब त्सुबाकी घर लौट रही होती है तो केल्सी अचानक आकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि काशिवागी ने उसे बताया था कि त्सुबाकी कुछ परेशान है। त्सुबाकी जवाब देती है कि कुछ खास नहीं, बस सैतो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए दोनों आइसक्रीम लेते हैं और घर तक एक प्यारा सा गाना गुनगुनाते हुए चलते हैं जैसे पहले किया करते थे। फिर केल्सी उसे एक जरूरी बात बताता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो शहर से दूर एक म्यूजिक स्कूल में पढ़ने जा रहा है। ये सुनकर त्सुबाकी चौंक जाती है और बिना कुछ बोले रोती हुई भाग जाती है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उन्होंने बचपन से साथ बिताए थे, वो पल जो म्यूजिक की वजह से अधूरे रह गए। जैसे पहले केल्सी ने पियानो की वजह से उससे दूरी बना ली थी, वैसे ही अब फिर से वो म्यूजिक को लेकर उससे दूर जाने वाला है। इससे त्सुबाकी को लगता है कि म्यूजिक उसका सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि वही उसे उस लड़के से दूर कर रहा है जिससे वो प्यार करती है और करता रहेगा। त्सुबाकी की केल्सी के लिए फीलिंग्स इतनी गहरी हैं कि वो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाती। हर बार जब वो उसे देखती है वो उससे दूर भाग जाती है। ये सब उस सच्चाई को दिखाता है जिससे त्सुबाकी बचना चाहती है। उसे ये मानना नहीं अच्छा लगता कि वो बहुत टाइम से केल्सी से प्यार करती है। जब सैतो को ये बात समझ आती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये त्सुबाकी का दिल तोड़ देता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो सैतो से बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसने सैतो का टाइम वेस्ट किया, उसे झूठे रिश्ते में रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी की केयर और अफेक्शन चाहिए थी।
शाम को त्सुबाकी अकेली म्यूजिक रूम में जाकर पियानो बजाती है ताकि अपना मन हल्का कर सके, क्योंकि उसे उस वक्त केल्सी की जरूरत होती है। लेकिन जब वो नहीं होता तो उसके नाम की बस एक चीज वहाँ बची होती है, पियानो। तभी उसे सरप्राइज देते हुए केल्सी वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे दूर से ही सुनाई दे गया था कि त्सुबाकी पियानो कितना खराब बजा रही थी। केल्सी बिना कुछ बोले बड़े आराम से पियानो बजाने लगता है। त्सुबाकी उससे पूछती है कि क्या वो उससे बात करने का प्लान नहीं रखता, जिस पर केल्सी कहता है कि वो तब तक चुप रहेगा जब तक त्सुबाकी अपना सारा दर्द निकाल नहीं लेती। त्सुबाकी बताती है कि सैतो ने उससे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था, और उसे इस बात से दुख है क्योंकि वो ये सोच नहीं पा रही कि उसने किसी को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसे किसी अपने की जरूरत थी। ये सब कहने के बाद त्सुबाकी केल्सी से नाराज हो जाती है और उसे डांटती है कि वो कभी भी दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कहता। वो कहती है कि अब जो करना है कर लो, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम होते हो या नहीं। केल्सी वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो ये भी मानता है कि शायद वो उसे वैसे नहीं समझा पाए जैसा वो चाहती है, लेकिन मुश्किल वक्त में वो उसके लिए रहेगा। लेकिन त्सुबाकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि केल्सी जल्द ही दूर किसी और जगह पढ़ाई करने चला जाएगा, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह पाएगा जैसे उसने वादा किया था। अगले दिन कौसी अस्पताल के बाहर खड़ा होता है जहाँ कोरी भर्ती है। वो कंफ्यूज रहता है कि अंदर जाए या नहीं, क्योंकि बाहर कुछ चीजें देखकर उसे बुरा फील होता है, जैसे एक काली बिल्ली और एक कौवा। तभी अचानक किसी अनजान जगह से उस पर पानी से भरे गुब्बारे फेंके जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि ये गुब्बारे एक लड़की फेंक रही थी जो पेड़ से गिर गई। इसके बाद केल्सी उसे हिरोको के घर ले जाता है। जब वो लड़की होश में आती है तो हिरोको को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हिरोको की बहुत बड़ी फैन होती है। लड़की अपना नाम नागी बताती है। वो एक फेमस म्यूजिक स्कूल की स्टूडेंट होती है और एक नई पियानो बजाने वाली होती है। नागी हिरोको से गुजारिश करती है कि वो उसकी गुरु बन जाए, लेकिन हिरोको इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती। फिर भी हिरोको उसे एक छोटा सा टेस्ट देती है, यह देखने के लिए कि वो पियानो कितना अच्छा बजा सकती है। नागी एट्यूड ऑफ 25 नवंबर 25 नवंबर 5 इन ई माइनर बजाती है, वही गाना जो केल्सी ने अपनी पिछली कंपटीशन में बजाया था। नागी इतना अच्छा बजाती है कि हिरोको और केल्सी दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन केल्सी नोटिस करता है कि नागी बहुत गुस्से और जलन भरे अंदाज में बजा रही है, जैसे उसे किसी से बहुत नफरत हो। टेस्ट के बाद हिरोको उसे अपनी स्टूडेंट मान लेती है, जो नागी के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि उसके पास कोई छुपा हुआ मकसद भी था जो अभी तक किसी को नहीं पता। उधर अस्पताल में कोरी एक कॉरिडोर में चल रही होती है जब अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर हिलते ही नहीं, जिससे उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो बार बार उठने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और आखिर में वो जोर जोर से रोने लगती है। अब बात आती है कॉन्सर्ट वाले दिन की। कोरी कॉन्सर्ट हॉल जाने से पहले घर पर प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके पैर फिर से काम करना बंद कर देते हैं। वो गिर जाती है और उसके सिर में इतनी जोर से चोट लगती है कि काफी खून बह जाता है। फिर उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है और तब से वो वहीं है। दूसरी तरफ हिरोको ने जबरदस्ती कौसी को नागी का पियानो टीचर बना दिया। कौसी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता, चाहे वो एक छोटी लड़की ही क्यों न हो। नागी को सिर्फ उसकी गलतियां बताने के अलावा कौसई उसे ये भी सिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी पोस्चर सुधारे और पियानो ठीक तरीके से बजाए। मजे की बात ये है कि कौसई को नागी के एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले वो गुस्से में बजा रही थी, लेकिन उसकी सलाह सुनने के बाद वो ज्यादा जोश में और अच्छे मूड में पियानो बजाने लगती है। क्लास के बाद कौसई जब घर वापस जा रहा होता है तो उसे कोरी मिलती है। वो उसे डांटती है कि उसने हॉस्पिटल में उससे मिलने क्यों नहीं आया, और अब जब वो उसके सामने है तो वो उसे मॉल ले जाती है ताकि थोड़ा टाइम साथ बिता सके। दोनों मॉल में अच्छा खासा टाइम बिताते हैं और जब घर जाने लगते हैं तो कुछ अजीब होता है। कौसई नोटिस करता है कि कोरी ने स्कूल यूनिफॉर्म तो पहनी है, लेकिन उसका बैग नहीं है। वो उससे पूछता है कि बैग कहाँ है, तो वो बोलती है कि स्कूल में भूल गई। फिर दोनों स्कूल वापस जाते हैं बैग लेने के लिए। क्लासरूम में जाकर कोरी बैग ढूंढती है, लेकिन उसे बैग मिलता ही नहीं, क्योंकि वो असल में आज स्कूल आई ही नहीं थी। असल में हॉस्पिटल की नर्सों ने उसे एक दिन की छुट्टी दी थी ताकि वो बाहर जा सके और हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी ना रहे। कौसई को ये सब जानकर बहुत इमोशनल फील होता है, तो वो उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ने जाता है, इस बात से खुश कि कम से कम आज उससे मिल तो पाया। कोरी भी बहुत खुश होती है कौसई से मिलकर, इतनी ज्यादा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो दिल से चाहती है कि वक्त यहीं रुक जाए ताकि वो थोड़ी देर और कौसई के साथ रह सके। कौसई उसके आंसू महसूस करता है, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता। दिन बीतते जाते हैं और कौसई अपनी
अपनी भूमिका में नाजी के पियानो के टीचर बने रहते हैं। हर बार जब नाजी कोई गलती करती है वह उसे डांटते हैं और बताते हैं कि क्या सुधारना है, जिससे लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन वह गुस्से में मंदिर में छिप जाती है। जब कौसी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, उसे मिठाई देते हैं और उसे अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से सुनते हैं। नाजी उन्हें बताती है कि वह पियानो में अच्छा बनना चाहती है ताकि वह अपने स्कूल के एक लड़के को इम्प्रेस कर सके। यह एक थोड़ा बच्चमुला कारण है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। नाजी को हैरानी होती है जब कौसी भी ये बताते हैं कि वह भी किसी का ध्यान खींचने के लिए पियानो। इस खुलासे के बाद दोनों के रिश्ते में सुधार होने लगता है और रॉक पेपर सीजर्स खेलते हुए बिताते हैं। एक दिन कौसी और उनके दोस्त कोरी से अस्पताल में मिलने जाते हैं और वह कौसी से दो वजहों से गुस्सा हो जाती है। पहली वजह तो ये है कि वह मिठाई लेकर नहीं आए जैसा उन्होंने वादा किया था। दूसरी वजह ज्यादा गंभीर है, उन्हें पता चलता है कि वह एक लड़की को पियानो की क्लास दे रहे हैं। इस पर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कौसी को डांटते हुए कहती है कि वह पियानो का अभ्यास ज्यादा करें बजाय कि किसी को पढ़ाने के, क्योंकि अगले कुछ महीनों में एक प्रतियोगिता आने वाली है। कोरी के इस गुस्से के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, जिससे वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने पर मजबूर हो जाती है। अगले दिन जब नागी स्कूल में प्रैक्टिस कर रही थी तो वो काउसई से हुई बातों को सोचते सोचते घर वापस जा रही थी। दोनों के पियानो के साथ कुछ मिलते जुलते कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों किसी खास के ध्यान को पाने के लिए पियानो बजाते हैं। जहां काउसई कोरी का ध्यान और प्यार पाने के लिए बजाता है, वहीं नागी काउसई का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बजाती है, क्योंकि वो सीक्रेटली उसे पसंद करती है, लेकिन साथ ही उसे नफरत भी करती है क्योंकि वो ताकेशी की बहन है जो काउसई का हमेशा का प्रतिद्वंदी है। शाम को काउसई कोरी से मिलने जाता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि कोरी अपनी माँ की आखिरी दिन की तरह दिखने लगी है और ये बात काउसई जानता है कि उसकी सोच उसे धोखा दे रही है और वो मानता है कि कोरी उसकी माँ की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा चिंता होती है। इसीलिए काउसी क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है और पियानो भी ठीक से नहीं बजा पा रहा। नागी ने काउसी की उदासी को महसूस किया तो उसने उसे कुछ अच्छे और हिम्मत देने वाले शब्द कहे, लेकिन ये सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए नहीं था। असल में वो यह सब इसीलिए कह रही थी ताकि काउसाई में मूड ना रहे, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ा तो ये उसे एक आसान जीत दिला सकता था और ताकेशी को भी। अगले दिन रयुटा कौरी से हॉस्पिटल में मिलने का प्लान बनाता है तो वो कोसेई से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहता है। हमारा लड़का मना कर देता है और अपने दोस्त के जिद करने के बावजूद बार बार ना ही बोलता रहता है, इतना ज्यादा कि कोसेई जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है और रयुटा को बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो काउरी से मिलने जाए या नहीं। जितना वो मिलना चाहता है उतना ही डर भी लगता है कि उसके सामने कैसे बिहेव करेगा। इस पर रयुटा उसे समझाता है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस मिलने चला जा, चाहे कुछ बात ना भी हो, उसकी कंपनी देना ही काफी है। ये सुनने के बाद कोसेई काउरी से मिलने चला जाता है। काउरी उससे बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन कोसेई बहुत ठंडे ढंग से जवाब देता है, जिससे काउरी चिढ़ जाती है। कोसेई बताता है कि वो ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। काउरी ये बात समझती है और बोलती है कि कौन ही बात करना चाहेगा किसी ऐसे इंसान से जो लंबे टाइम से हॉस्पिटल में है और शायद कभी बाहर ना निकल पाए। काउरी अपने बारे में और भी नेगेटिव बातें करने लगती है, जिससे कोसेई को लगता है कि वो शायद ये कहना चाह रही है कि वो बच नहीं पाएगी। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और हॉस्पिटल से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले बोल देता है कि अब वो उसके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। अगले दिन कोसेई नागी से जाकर स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने की भीख मांगता है और नागी बिना किसी झिझक के हाँ कर देती है। पर उसके साथ परफॉर्म करने देने का नतीजा ये हुआ कि लड़की ने कई दिन तक खुद को पियानो बजाने में थका डाला। आने वाले सभी लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ बहुत से जरूरी लोग और मीडिया वाले भी आने वाले थे। इतनी मेहनत ने उसे अंदर से हिला दिया और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में कोसेई के साथ हुआ था जब उसकी माँ उसे जबरदस्ती पियानो बजवाती थी। जब हिरोको ने ये सब नोटिस किया तो उसने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और समझाया कि पियानो बजाते टाइम डर लगना और नर्वस होना आम बात है, फीलिंग स्टेज पर जाते ही पीछे छूट जाती हैं। उस पल में एक पियानिस्ट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो अच्छा कोसेई बनो या फिर बुरा वाला। हिरोको की बातों से नागी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब स्कूल फेस्टिवल का दिन आया वो इतनी नर्वस थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। कोसेई ने जब ये देखा तो उसने उसके हाथ थाम लिए और कहा कि डरना और नर्वस होना नॉर्मल है, तो बस रिलैक्स करो। आखिरकार ये सिर्फ एक
फेस्टिवल है, कोई कंपटीशन नहीं। उसके बाद उसने उसे ये भी कहा कि एक दोस्त ने उसे कभी कहा था कि दिल से बजाना चाहिए, दिमाग से नहीं, ताकि म्यूजिक लोगों के दिल तक पहुंच सके। ये सुनकर नागी का मूड चेंज हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और फिर वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़े अपना बेस्ट देने के लिए। नागी और कोसे की परफॉर्मेंस शुरू होती है और सब कुछ स्मूथ चलता है। वो दोनों बिना गलती के बजा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी ट्यूनिंग में। परफॉर्मेंस के बीच में कोसे की स्पीड बढ़ जाती है, वो ज्यादा इंटेंसिटी से बजाने लगता है जिससे नागी थोड़ा पीछे छूटने लगती है। कोसे स्पॉटलाइट लेने लगा है, लेकिन नागी ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो भी अपनी स्पीड बढ़ा देती है और उसे मैच कर लेती है, यहाँ तक कि उसी के लेवल तक पहुंच जाती है। दोनों पूरे पैशन से बजा रहे होते हैं। नागी इसलिए बजा रही होती है ताकि वो कोसे को हरा सके और अपने भाई और दोस्तों को खुश कर सके, जबकि कोसे बस यही चाहता है कि उसकी म्यूजिक उस इंसान तक पहुंचे जो उसकी जिंदगी में सबसे अहम है। काओरी काओरी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन रायोटा फोन पर उसे परफॉर्मेंस सुनवा रहा होता है। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ऑडियंस जोरदार तालियां बजाती है और नागी का नाम चिल्लाने लगती है। नागी इससे बहुत खुश होती है, लेकिन कोसे को ऑडियंस की रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही सोच रहा होता है कि उसकी म्यूजिक काओरी तक पहुंची या नहीं। इसके बाद नागी के दोस्त उसे बधाई देने दौड़ते हैं और थोड़ी देर में टाकेशी भी आता है और उसे डांटता है कि वो कोसेई के साथ क्यों परफॉर्म कर रही थी, जो उसका राइवल है। ये तब की बात है जब ताकेशी गुस्से में आकर कोसेई को डांटते हुए कहता है कि उसकी बहन से दूर रहे, नहीं तो उससे पंगा लेना पड़ेगा। कोसेई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि नागी ताकेशी की बहन है, जबकि नागी ने थोड़ा बहुत हिंट तो दिया था। फिर भी ताकेशी के इस अचानक के गुस्से भरे रिएक्शन पर कोसेई उसे बस इतना ही कहता है कि नागी ने उससे बहुत कुछ सीखा है और वो खुश है कि उसकी पियानो की स्किल्स इतनी बेहतर हो गई हैं। ये सुनकर ताकेशी को थोड़ा बेकार सा फील होता है क्योंकि वो खुद अपनी बहन को इतना कुछ सिखा नहीं पाया। इसी वजह से वो थोड़ा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कोसेई को ये वार्निंग देता है कि अगले कंपटीशन में वो उसे हरा कर रहेगा। फिर एक नए दिन कोसेई काओरी से मिलने आता है। काफी टाइम बाद वो उससे बात करने के इरादे से आया था और बात की शुरुआत उसी सवाल का जवाब देकर करता है जो काओरी ने उससे पहले पूछा था, क्या तुम मेरे साथ अपनी जान लोगे? कोसेई कहता है कि वो उसके साथ अपनी जान नहीं ले सका क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो दोनों साथ कर सके, क्योंकि काओरी तो हमेशा एक कदम आगे होती है और वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। फिर वो समझाता है कि क्यों वो उसका वो रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर सका। लड़का उससे कहता है कि वो फिर से वायलिन बजाए क्योंकि उसे उसकी म्यूजिक की बहुत याद आती है। ये सुनकर कारी रोने लगती है क्योंकि बाहर से भले ही ऐसा ना लगे, लेकिन उसे भी कोसी के साथ म्यूजिक बजाना बहुत याद आता है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब है। दवाइयों और हॉस्पिटल की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। फिर भी ये बात उसे थोड़ी सी खुशी भी देती है क्योंकि कोसी के साथ वो हमेशा मस्ती करती थी, चाहे म्यूजिक हो या कुछ और। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक बहुत गंभीर बीमारी है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उसे एक ऑपरेशन का ऑप्शन मिलता है जिससे शायद उसकी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है। कारी पूरे हौसले के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से कोसी के साथ म्यूजिक बजा सके। जब वो हार मानने वाली थी तब कोसी ही था जिसने उसमें फिर से जीने की उम्मीद जगाई। इसलिए वो रिहेबिलिटेशन रूम में खूब मेहनत करती है अपने पैरों को फिर से मजबूत करने के लिए, ताकि स्टेज पर फिर से कोसी के साथ परफॉर्म कर सके। जब कोसी उसे ऐसी हालत में देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सोचे। कारी के मम्मी पापा ने उसे बताया कि वो ऑपरेशन इसलिए करना चाहती है क्योंकि कोसी ने उसमें उम्मीद जगाई, लेकिन फिर भी कोसी के दिल में ये शक रहता है कि क्या वो वाकई कारी की वजह बनने लायक है। अगले दिन स्कूल में त्सुबाकी काशिवागी को बताती है कि कोसी पढ़ाई में बहुत खराब कर रहा है, जो उसे बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ पियानो पर है। इस पर काशिवागी कहता है कि कोसी वही कर रहा है जो उसे सही लगता है। अगर उसे किसी टॉप म्यूजिक हाई स्कूल में एडमिशन चाहिए तो उसके मार्क्स उतने जरूरी नहीं है जितना कि उसका पियानो बजाना। अगर वो अगली दिन की कंपटीशन जीत जाता है तो उसे सीधे उस म्यूजिक स्कूल में एंट्री मिल जाएगी जहां वो जाना चाहता है। लेकिन त्सुबाकी को ये बात खटकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिससे वो प्यार करती है वो उससे दूर चला जाए। फिर भी वो ठान लेती है कि वो कोसी के सपने में उसकी मदद करेगी और खुदगर्ज नहीं बनेगी ताकि उसके रास्ते में ना आए। कंपटीशन वाले दिन कोसी अपनी परफॉर्मेंस के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच अचानक अमाई उसके सामने आ जाती है, थोड़ा डराने वाले अंदाज में, जिससे कोसी समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। तो बस उसे एक एक सैंडविच दे देता है जो उसने खुद बनाया होता है। उसे हैरानी होती है जब अमाई को सैंडविच बहुत पसंद आता है और वो खुश हो जाती है। ये देखकर कोसी को भी खुशी होती है। थोड़ी देर बाद ताकेशी भी वहाँ आ जाता है तो कोसी उसे भी एक सैंडविच देता है और उसे भी उतना ही पसंद आता है। तीनों आपस में बातें करने लगे हैं और हैरानी की बात ये होती है कि वो काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जबकि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर हैं। फिर टकेशी को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो आमाई और कौसी को याद दिलाता है कि उनके बीच की कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुई है और वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित करेगा कि सबसे बेस्ट पियानिस्ट वही है। स्टेज पर टकेशी अपनी जबरदस्त पियानो स्किल्स दिखाता है और उसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत इंप्रेस कर देती है। परफॉर्म करते हुए वो सोचने लगता है उसे सबसे बेस्ट बनना है, आमाई और कौसी से भी आगे निकलना है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये सब करना बेकार है। सालों से वो सिर्फ कौसी को हराने के लिए ये सपना देखता आ रहा था, पर अब उसे लगता है कि असली बात तो ये है कि इंसान दिल से बजाए और खुद के लिए बेहतर बनने की कोशिश करे, दूसरों को हराने के लिए नहीं। इसलिए जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है और ऑडियंस तालियां बजाती है तो वो स्टेज से उतरकर आमाई और कौसी के पास जाता है। अब वो उन्हें दोस्तों की तरह देखता है, ना कि किसी कंपटीशन में हार जीत के नजरिए से। खासकर कौसी के साथ उसकी जो राइवलरी थी वो अब खत्म हो चुकी है। स्कूल का साल खत्म होने वाला है और सभी बच्चों को उनकी रिपोर्ट कार्ड्स मिल गई हैं, जिनसे वो अपने ड्रीम हाई स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। सुबाकी के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं, जबकि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में उसने खूब पढ़ाई की थी ताकि वो उस ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में जा सके, जो उस म्यूजिक हाई स्कूल के पास है जहाँ कौसी जाएगा। जब वो अपने ग्रेड्स दिखाने के लिए कौसी को ढूंढती है तो वो कहीं दिखता नहीं और आखिर में वो हार मानकर लौट जाती है। एक दिन जब वो उसे अस्पताल से निकलते हुए देखती है तो दोनों साथ में घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है तो वो एक छत के नीचे रुक जाते हैं। वहीं पर संतरे का जूस पीते हुए उनकी एक दिलचस्प बात होती है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि वो अस्पताल से आ रहा था। तो वो पूछती है कि क्या वो काउरी से मिलने गया था। वो जवाब देता है कि नहीं, वो तो मिलने जा रहा था, लेकिन चूंकि रेवटा भी वहाँ था तो उसने सोचा कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। उसे पता है कि काउरी को रेवटा पसंद है, न कि उसे, और जब तीनों साथ होते हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो बस एक एक्स्ट्रा आदमी हो। तो सुबाकी को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि वो काउरी से प्यार करता है और उसे जो चीज सच में तकलीफ देती है वो ये है कि उसे उस लड़की को किसी और के लिए मुस्कुराते हुए देखना पड़ता है जिससे वो खुद प्यार करता है। इसीलिए सुबाकी सीधी बात करती है और पूछ लेती है कि क्या वो काउरी से प्यार करता है, और वो बिना हिचक के कहता है हाँ करता हूँ। तो सुबाकी को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्ला देती है कि काउरी उसे कभी नोटिस नहीं करेगी, और सबसे अच्छा यही है कि वो किसी और लड़की को देखे जैसे कि वो खुद। ये सुनकर कोसेई हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बचपन की दोस्त उसे ऐसा कुछ बोलेगी। तो सुबाकी को भी शर्म आने लगती है कि उसने ऐसा कुछ कह दिया, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो उसे जोर से लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है, न सिर्फ शर्म के मारे बल्कि इसलिए भी ताकि उसे थोड़ी तकलीफ हो, जैसे उसने सुबाकी को दी थी म्यूजिक और काउरी के पीछे भागकर उसे नजरअंदाज करके। अगले दिन तो सुबाकी हर बार कोसेई को देखकर उसे अवॉइड करती है। उसे ये सोचकर भी अजीब लग रहा था कि उसने उससे कह दिया था कि मुझे नोटिस करो, इसलिए वो अपने सारे इमोशंस बेसबॉल प्रैक्टिस में निकाल रही थी। दूसरी तरफ कोसेई के दिमाग में बस काउरी ही चल रही थी, क्योंकि उसे गए हुए काफी टाइम हो गया था। हर बार जब वो मिलने जाता काउरी उसका बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन फिर भी कहती थी कि रोज मिलने आओ। इस वजह से कोसेई कंफ्यूज हो गया था। एक दिन जब वो घर लौट रहा था, काउरी ने उसे कॉल करके बस इतना कहा कि आसमान में प्लेन उड़ रहा है। ये अचानक कॉल सुनकर उसे एहसास हुआ कि काउरी उसे मिस करती है, चाहे वो मिलने पर कितना भी बुरा बर्ताव करे। इसी वजह से उसने तय किया कि वो कुछ दिन बाद सिर ऊंचा करके रयुता के साथ काउरी से मिलने जाएगा। वहीं कोसेई अपने दोस्त को बताता है कि वो काउरी से प्यार करता है और इसी वजह से वो मिलने नहीं जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो तीसरा पहिया बने। रयुता जवाब देता है कि उसे पहले से पता था और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी लड़की के लिए अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। जैसे ही वो लोग काउरी के रूम के पास पहुंचते हैं, नर्सेज बड़ी टेंशन में दौड़ती हैं, क्योंकि काउरी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। बाहर से कोसेई देखता है कि काउरी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और उसे बहुत डर लगने लगता है कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए ना खो दे। और जैसे कि दुख कम नहीं था, अस्पताल से निकलते वक्त कोसेई देखता है कि एक बिल्ली कार से टकरा जाती है। वो जल्दी से उसे वेट के पास ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे कोसेई और ज्यादा टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि काउरी के साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है, कि वो भी इस दुनिया से जा रही है। काउरी की हालत ने कोसेई को अंदर से तोड़ दिया और आज वो स्कूल भी नहीं गया। तो सुबाकी को उसकी चिंता होती है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए वो हिरोको से कहती है कि वो कोसेई के घर जाकर देखे। जब कोसेई फोन नहीं उठाता तो हिरोको को जबरदस्ती घर में घुसना पड़ता है। जब वो उसे ढूंढती है तो देखती है कि वो बहुत ही
उदास हालत में है और चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उसे पियानो बजाने के लिए मनाने की, वो मना कर देता है क्योंकि अब उसके पास कोई वजह नहीं बची है पियानो बजाने की। एक नए स्कूल के दिन काउसी को काओरी की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मुझे मिठाई खाना है। ये पढ़कर वो समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है और फिर वो कुछ मिठाई के पैकेट्स लेकर अस्पताल पहुंचता है उससे मिलने। काओरी मिठाई देखकर बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश कि वो उससे एक और फेवर मांगती है, उसे हॉस्पिटल की छत पर ले चलने का। और जब वो दोनों छत पर पहुंचते हैं तो काओरी उससे पूछती है कि क्या वो अब भी पियानो बजाता है। वो कहता है नहीं, क्योंकि अब उसके पास बजाने की कोई वजह नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए पियानो बजाता था जो उसके लिए जरूरी थे और अब वो लोग उसके साथ नहीं है। काओरी जानती है कि उन लोगों में एक वो खुद भी है, तो उसका मोटिवेशन वापस लाने के लिए वो कहती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी सर्जरी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस जी पाएगी और वो जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। ये बातें सुनकर काउसी बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो अब पियानो नहीं बजा पाएगा क्योंकि उसने बहुत टाइम से नहीं बजाया है। इस पर काओरी उसे समझाती है कि रोज म्यूजिक बजाना जरूरी नहीं होता बेस्ट बनने के लिए, असली चीज होती है महसूस करके बजाना। काओरी एक इमेजिनरी वायलिन बजाकर उसे ये बात समझाती है और उसकी ये म्यूजिक किस्मत से काउसी के दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए काउसी से लिपट जाती है। वो कहती है कि उसे अपने भविष्य से डर लग रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी सर्जरी सफल होगी या नहीं। फिर जब सर्जरी चल रही होती है उसी समय अमाई कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और साफ दिखता है कि वो ताकेशी के लेवल की है। इसके बाद काउशी की बारी आती है, लेकिन वो अंदर से इतना दुखी होता है कि बजा ही नहीं पाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हुआ था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने काओरी से एक वादा किया था और कोई भी दुख उस वादे से बड़ा नहीं है, इसलिए वो बजाना शुरू करता है। शुरुआत में वो धीरे धीरे उदासी से बजाता है, लेकिन फिर अपनी सारी फीलिंग्स पियानो में डाल देता है। उसे अपने सारे चाहने वाले याद आते हैं, रयुता, हिरोको, त्सुबाकी, उसे नागी, ताकेशी और इमाई के साथ बिताए मजेदार और दोस्ताना पल भी याद आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसे काओरी याद आती है, वो लड़की जिसने उसे फिर से पियानो बजाने की चाहत दी, जो उसकी माँ की वजह से वो खो चुका था। जब काउशी पियानो बजा रहा होता है तो स्टेज जैसे जादुई हो जाती है, एक बड़ा ट्री उगाता है और सब लोग उसे देख सकते हैं क्योंकि काउशी अपने दिल की गहराइयों से फीलिंग्स निकाल कर बजा रहा होता है। हालांकि ये फीलिंग्स काफी दुख भरी होती हैं, जैसे वो किसी बहुत अपने को खो रहा हो, लेकिन वो बिना रुके बजाता रहता है और उम्मीद करता है कि उसकी परफॉर्मेंस काओरी के दिल तक पहुंचे जो उस वक्त सर्जरी में होती है। बजाते बजाते काउशी को लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया हो। वहाँ काओरी आ जाती है और उसके साथ पियानो बजाने लगती है। दोनों बहुत खुश लगते हैं, लेकिन अचानक काओरी रुक जाती है और काउशी को अलविदा कहती है। ये देखकर काउशी डर जाता है और दुखी हो जाता है क्योंकि काओरी की विदाई के बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसका मतलब होता है कि असलियत में वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। काउशी अपनी परफॉर्मेंस खत्म करता है, आंखों में आंसू और दिल में बहुत गहरा दुख लिए हुए। अगले दिन काओरी के फ्यूनरल में उसके मम्मी काउशी को एक लेटर पकड़ाते हैं और काओरी का पेरेंट्स उन लोगों को थैंक यू कहते हैं काओरी के लाइफ में हैप्पीनेस को लाने के लिए। उसके बाद काउशी उस लेटर को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से जाने लगता है, जहां पर त्सुबाकी काउशी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे लगता है कि काउशी काओरी को खोने की गम में शायद डिप्रेशन में गया होगा। काउशी अकेला ही अपने घर के रास्ते चला जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में काओरी का आखिरी लेटर को पढ़ता है, जहाँ उस लेटर में लिखा होता है, मैंने तुम्हें पहली बार अपने बचपन में देखा था, तब मैं 5 साल की थी। मैं तुम्हारी फर्स्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए आई थी और तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। तब से ही मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वायोलिनिस्ट बनूंगी। पापा, मैं पियानो को छोड़ना चाहती हूँ और मैं एक वायोलिनिस्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि काउसी मेरे लिए पियानो बजाए। और मैं चाहती थी कि एक न एक दिन जरूर मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टेज में परफॉर्म करूंगी। मैं तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे डायरेक्ट बातें कर सकूं, क्योंकि तुम हमेशा ही त्सुबाकी और रियुता के साथ रहते हो। मेरी काफी कम उम्र में ही सर्जरी हुई थी, तब से मैं ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही स्पेंड करती थी। एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को रोते हुए देख लिया और मैं समझ गई कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मैं बोन नैरो फेलियर से जूझ रही थी, जिस कारण मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलके कम से कम एक बार स्टेज में परफॉर्म करना चाहती थी। इसलिए मेरी अपनी लास्ट विश, तुम्हारे पास आने के लिए मैंने रियुता को झूठ बोला कि मैं उससे प्यार करती हूँ। इस झूठ के कारण मैं तुमसे मिल पाई और तुम मेरे एक अच्छे फ्रेंड बन पाए।
और हाँ, मेरी तरफ से त्सुबाकी को सॉरी कहना, क्योंकि मैं जानती थी त्सुबाकी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती थी और मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को खराब करना नहीं चाहती थी। काओरी बचपन से ही कौसी को जानती थी, लेकिन अपने एक झूठ की वजह से वो कौसी का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड बन पाई। काओरी अपने लेटर की लास्ट में वो कॉन्फेस करती हैं, मैं तुमसे बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन मेरे पास तुमसे वो चीज कहने का हिम्मत नहीं थी। और शुक्रिया मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और उस लेटर में काओरी ने एक फोटो रखी हुई थी। तभी वहाँ पर त्सुबाकी आती है, जो कौसे को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो कौसे से कहती है, अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। त्सुबाकी को देखते हुए कौसे एक इमोशनल स्माइल देता है और उस ट्रेन के ट्रैक्स की दूसरी साइड पार हमें एक बिल्ली को दिखाई जाती है। इस बिल्ली को दिखाते हुए हमें ऑथर ये बताना चाहता है कि कौसी मूव ऑन हो चुका है, अब वो एक न्यू लाइफ को शुरू करने वाला है। और उस लेटर के अंदर एक काओरी की फोटो होती है, जहां उस फ्रेम में त्सुबाकी गलती से आ गया होता है और काओरी ने अभी भी उस फोटो को संभाल के रखी हुई थी। लेकिन अब कौसे उस फोटो को अपने पास संभल के रखता है और इसी के साथ ये सैड एनीमे खत्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देख के सैड फीलिंग हो रही है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के मूड फ्रेश बनाने के लिए मैं जल्दी ही मेरी थर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनीमे को अपलोड करने वाला हूँ, जिससे तुम लोगों के माइंड फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना।